और दिनों दिन हैवान में बदल रहे हैं। मगर इस कहानी की डायन की कहानी उन सभी से एकदम अलग है। कहते हैं कि हर गांव में एक डायन जरूर होती है जो आधी रात को पूरे गांव के सोने के बाद निकलती है अपने शिकार पर। पनिहार गांव में भी एक डायन थी जो दिन में तो आम औरतों के रूप में होती थी, मगर रात होने पर अपने पालतू जानवर की सवारी कर गांव में चक्कर लगाती थी। डायन का पालतू जानवर उस डायन के कद से आधा होता है, जिस कारण जब वह रात को उस पर बैठकर निकलती थी तो उसकी टांगे जमीन से घिसटती थी। एक दिन गांव की दाइयां आपस में बात कर रही थी। गांव में इस बार 7 घर में बच्चे होने वाले हैं। हाँ, एक साथ इतने सारे बच्चों का शिकार करने का क्या डायन आएगी? नहीं नहीं, मुझे लगता है अभी डायन भूखी नहीं है, और फिर उन नए जन्मे बच्चों ने डायन का क्या बिगाड़ा है जो वह शिकार करेगी। तीनों दाइयां अपने अपने काम को निकल गई। उस दिन एक घर में बच्चा होने वाला था। बहन जी, आज की रात आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो डायन अपने जानवर के साथ उसके दरवाजे पर आती है और दरवाजा खटखटाती है, और अगर उसको अंदर आने दिया जाता है तो वह माँ के पास सो रहे बच्चे की धड़कनें बंद करके वापस चली जाती है। माई, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? आप कुछ भी मत करना, बस जब डायन दरवाजा खटखटाए तो जोर से कहना, आज इस घर में जन्म नहीं मौत हुई है। ऐसा कहने से वो चली जाएगी क्या? हाँ बहन जी, मैंने सुना है कि डायन उन घरों में नहीं जाती जहाँ मातम होता है, बल्कि वह खुद अपना मातम बनाती है। उसे पसंद आता है जब उसके सामने आप जैसी माएं अपने मरे हुए बच्चों का चेहरा देखकर रोती हैं। बात करते करते रात का समय हो जाता है और फिर अचानक उस औरत के पेट में दर्द उठ जाता है और उसके बच्चा पैदा हो जाता है, जो कि एक लड़का था। दाई उस बच्चे को साफ करके माँ के बगल में सुला देती है और दाई वहाँ से जाने लगती है। तभी वह औरत उसे रोकती है। माई, आज हमारे घर में खुशियाँ आई हैं, ये लो तुम्हारी बख्शीश। और वह दाई के हाथ में कुछ पैसे थमा देती है। तभी दाई मुन्ने का चेहरा देख मुस्कुराती है। बहन जी, और ध्यान रखना, अगर डायन आ भी जाए और कहे कि मुझे बच्चे का चेहरा दिखा दो तो तुम उसे अपनी छाती से लगाकर करवट मोड़कर सो जाना, मगर भूल कर भी उसे चेहरा मत देखने देना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन माई, आखिर तुम्हें इतना सब कैसे पता है? ये सुनकर दाई मुस्कुरा देती है। तभी औरत की नजर अपने मुन्ने पर जाती है और वह देखती है कि उसमें कोई भी हलचल नहीं है, ना ही बच्चे की धड़कनें चल रही थी। औरत घबराई हुई सामने देखती है तो सामने कोई दाई नहीं बल्कि एक भयानक डायन थी, जिसके सिर के लंबे बाल सफेद थे, चेहरा हजारों झुर्रियों से भरा था, दांत काले हरे अजीब से रंग के थे, नाक आंख सब भयानक था उस डायन का। मुन्ने की माँ देखती है कि डायन की नजर एक टक बस मुन्ने की ओर थी। वह बेचारी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही डायन उसके बच्चे की जान खा चुकी थी। कहा था ना, डायन अपना मातम खुद पैदा करती है। मुन्ना रो क्यों नहीं रहा बहन जी? तुम डायन हो? मेरा मुन्ना, क्यों किया तुमने ऐसा? बहन जी, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई। डायन भेष बदल कर आती है और फिर औरतों के बच्चे अपने साथ ले जाती है। डायन पलटकर जाने लगती है। सदमे से मुन्ने की माँ भी अपने प्राण त्याग देती है। डायन बाहर आती है और अंधेरी गली में खड़े अपने जानवर पर बैठकर अगले शिकार की ओर निकल जाती है। कुछ दिनों में गांव में 5 बच्चों की मौत और हुई। एकदम से ऐसे ही डायन की नजर पड़ने से गांव के बहुत से घरों में मौत का नजारा था। रात रात भर रोने की आवाजें आती थी, जिससे डायन रात के अंधेरे में सुनती थी और उसे मजा आता था। डायन कब्रिस्तान में जाती है और वहां मरे हुए बच्चों की कब्र को खोदने लगती है। जैसे जैसे कब्र के भीतर से मरा हुआ बच्चा निकल रहा था, डायन उसकी छाती पर थूकती है और डायन के थूकने से उन बच्चों के शरीर में हलचल होने लगती है। मगर अब वो बच्चे कोई आम बच्चे नहीं थे। डायन ने उन सभी बच्चों में अपनी काली शक्तियां फूंक कर उनको पिशाच में बदल दिया था। कुछ दिन पहले पैदा हुए बच्चे भी शैतान की तरह कब्रिस्तान में इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ मौत का तांडव होता नजर आ रहा था। अचानक डायन खड़ी होती है और काले आसमान की ओर देखती है। आसमान में उसे शेषनाग का फन नजर आता है। डायन ये देख मुस्कुराती है। मैं अब समझ गई हूँ,
और डायन एकदम से अपने पास रखी काली गुड़िया को मुट्ठी में उठाकर तोड़ देती है। जैसे ही गुड़िया की मुंडी टूटती है, सारे पिशाच बच्चे वहीं जमीन पर फिर से मृत होकर गिर जाते हैं और डायन हंसते हुए खड़ी होती है। जिसका मुझे इंतजार था, आखिर वो अब जन्म लेने वाला है। डायन अपने डरावने घर में वापस जाती है और आईने में खुद को देखती है। कितनी सुंदर थी मैं, मगर ये बुढ़ापा मुझे कमजोर बना रहा है। इसकी वजह से अब कोई मर्द मेरा शिकार नहीं बनता है, मगर मुझे कुछ तो करना ही होगा। और डायन अपने झोले में से एक बच्चा निकालती है जिसको उसने कब्रिस्तान में जिंदा किया था और पर्दे के पीछे जाकर उसकी बलि देती है। बलि देने पर जो खून निकलता है, डायन उस खून को अपने पूरे शरीर पर मलती है और फिर से आईने के सामने आकर खड़ी होती है। मगर इस बार वह कोई बदसूरत बुढ़िया नहीं बल्कि जवान सुंदर औरत बन चुकी थी। वह अपना रूप आईने में निहारती है। बस इस वाली महाबली के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए ऐसी हो जाऊंगी। तभी पर्दे के पीछे से आवाज आती है। माँ, कहाँ जा रही हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, अभी नहीं। डायन बहुत सुंदर सी तैयार होकर अपने जानवर पर बैठकर रात में निकल पड़ती है अपने अगले शिकार को और गांव के बाहर वाले जंगल की ओर जाने लगती है, जहां वह अपना जानवर छोड़कर खुद उछलकर पेड़ पर लटक जाती है और मीठा गाना गुनगुनाने लगती है। वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है जिसमें सुंदर नाग नकुल बैठा था, जो अपने मानव रूप में था। अचानक से डायन एक नुकीले पत्थर को नीचे डालकर उसकी गाड़ी खराब और बस गुनगुनाती रहती है। नकुल बाहर आता है और डायन की मधुर आवाज सुनकर रुक जाता है। अरे, इतनी मीठी आवाज, वो भी इस घने जंगल से। क्या यहाँ कोई है? और तभी नकुल पेड़ पर देखता है तो पेड़ के पत्तों के बीच में डायन खुद को छिपाकर बैठी हुई थी। बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ रहना ठीक नहीं है। डायन ये सुन रोने का नाटक करती है। मैं रास्ता भटक गई थी और फिर कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़ गए थे तो मैं यहाँ आकर छिप गई, मगर अब मुझे नीचे नहीं उतरना आ रहा। ये सुनकर नकुल को हंसी आ जाती है और नकुल डायन को कूदने के लिए कहता है। डायन ऐसा ही करती है और नकुल नीचे खड़ा होकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। नकुल उसका चेहरा देखता है और बस देखता ही रह जाता है। नकुल, जो कुछ सेकंड पहले उसे बहन कहकर बुला रहा था, वह डायन के रूप में एकदम फंस गया था। नकुल जहां डायन को बहन जी कहकर संबोधित कर रहा था, वहीं वह तो एकदम उसका दीवाना हो उठा था। क्या नाम है तुम्हारा रूप की मल्लिका? डायन मुस्कुराई और इटलाकर बोली, डायना। डायना नाम सुनते ही नकुल हंस देता है। इतनी रूप की सुंदरी और नाम तुम्हारा डायना? तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और डायना डर कर नकुल के सीने से लिपट जाती है। मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। नकुल अपनी नाक की शक्तियों को आंख से आसमान पर फेंकता है, जिससे बिजली कड़कना रुक जाती है। डायना ये देखकर बड़ी खुश होती है। तभी अचानक उसकी नजर खुद के हाथ की एक उंगली पर पड़ती है और वह देखती है कि वहाँ झुर्रियां आई हुई थी। यह देख डायना सहम गई और तुरंत अपने हाथ को दुपट्टे में डाल लिया। वो मुझे अब चलना चाहिए, मगर मेरा घोड़ा न जाने डर कर कहाँ भाग गया। अब मैं वापस कैसे जाऊं? तो मत जाइए ना, मेरा घर यहाँ पास में ही है, आप वहाँ चल सकती हैं। डायन नकुल के इस न्योते का तो इंतजार कर रही थी। ठीक है, मगर मैं बस आज रात ही रुकूंगी। नकुल डायना को लेकर एक बड़ी गुफा के बाहर खड़ा होता है और पास के पत्थर पर शक्तियां फेंकता है, जिससे गुफा खुल जाती है और वह डायन को लेकर अपने सुंदर से घर में आता है। कौन हो तुम? क्या कोई जादूगर हो? नहीं, मैं हूँ नाग नकुल। गांव के लोगों को हमसे डर ना लगे, इसलिए उनसे दूर आकर यहाँ रहता हूँ। नाग? मैं तो पहली बार कोई नाग देख रही हूँ। क्या मुझे डरना चाहिए? मेरी आंखों में लोगों के लिए ये प्रेम देखकर तुम्हें नहीं लगता कि नागों से अधिक अच्छा कोई हो सकता है? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक गर्भवती नागिन सौम्या बाहर आती है। सौम्या नकुल की पत्नी थी। नकुल, ये कौन है? ये मेरी दोस्त है डायना। बेचारी रास्ता भटक गई थी तो मैं इसे यहाँ ले आया। आज रात ही यहीं रुकेगी जान। सौम्या डायन को देखकर मुस्कुराती है और नकुल सौम्या का माथा चूमकर उसके पास खड़ा हो जाता है। डायना तो टेढ़ी आंखों से बस सौम्या की कोख को घूर रही थी। आपका लड़का हमेशा स्वस्थ रहे। आपको कैसे पता कि अंदर लड़का ही है? लड़की भी तो हो सकती है। लड़का हो या लड़की, हमें फर्क नहीं पड़ता। तभी डायना आकर सौम्या की कोख पर हाथ फेरने लगती है। वो मेरी दादी दाई थी गांव में, इसलिए मैं औरत की चाल से पहचान जाती हूँ कि घर में क्या पल रहा है, लड़का या लड़की।
और डायना अचानक से हाथ जोर से रखती है जिससे सौम्या को दर्द होता है और वह चीखती है, जिससे नकुल सौम्या को कमरे में सुला देता है। नकुल, किसी भी पल बच्चा हो सकता है, हमें हमारी औलाद को डायन के बुरे साये से बचाना होगा। हाँ जान, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। और नकुल सौम्या को सुलाकर जब अपने कमरे में खड़ा होता है तो डायना नकुल के सामने बहुत मदहोश होकर खड़ी थी। डायना का दुपट्टा हवा से बार बार उड़ रहा था और वह अपना हाथ नकुल की ओर बढ़ाकर मुस्कुराती है। नकुल, बस आज रात के लिए मेरी करीब आओ। नकुल डायना की ऐसी मदहोश करने वाली आवाज सुनकर खुद पर काबू नहीं कर पाता और जाकर डायना से लिपट जाता है। ओ नकुल, तुम कितने अच्छे हो, कितने सुंदर हो, तुम्हारा बच्चा भी कितना सुंदर होगा। ये सुनते ही नकुल को सौम्या का ख्याल आता है और वह डायना से दूर हट जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता डायना, मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ। डायना पर जादू का प्रभाव कम हो रहा था और वह फिर से बूढ़ी होने लगी थी। अचानक नकुल की नजर डायना के बूढ़े हाथों की ओर पड़ती है और वह उसकी ओर इशारा करता है। डायना, ये तुम्हारे हाथों को क्या हो रहा है? तभी डायना अपनी मुट्ठी भींचती है और सौम्या की जोरदार चीख निकलती है। नकुल, नकुल, बहुत दर्द हो रहा है। डायना और नकुल सौम्या के पास जाते हैं। डायना सौम्या की भारी कोख देखकर बड़ी खुश हो रही थी। मैं जानती हूँ, आम इंसानों के बच्चों की बलि देने से मैं बस कुछ घंटों के लिए जवान हो सकती हूँ, मगर इस वक्त ये महान नाग नागिन का बेटा इस दुनिया में आ जाए तो इसे खून से नहाकर मैं हमेशा के लिए ताकतवर और सुंदर बन जाऊंगी। नकुल, मैं ये सब करना जानती हूँ, तुम बाहर जाकर दर्द कम करने वाली जड़ी बूटी लेकर आओ। नकुल तुरंत बाहर जाता है और जंगल की ओर निकलता है। उधर डायना धीरे धीरे अपनी जवानी खोने लगती है। सौम्या बेहोशी की हालत में ही बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक नन्हा नाग था। नकुल जैसे ही जड़ी बूटी लेने लगता है, उसे अंधेरे में डायन का पालतू जानवर पेड़ से बंधा नजर आता है और यह देख वो घबरा जाता है। इसका मतलब डायन आसपास ही है। मैं तुझे संग ले जाऊंगी। नकुल सारी चीजें सोचता है और तब नकुल को डायन ध्यान आती है। वह डायना की सारी बातें मन में दोहराता है, कैसे उसने डायना की झुर्री भरे हाथ और नकली रूप को एक साथ देखा था। इस घने जंगल में कोई हसीन लड़की इतनी रात को आखिर कहाँ से आएगी? इसका मतलब कि डायना ही डायन है। नहीं। अब नकुल का गला डर से सूख रहा था, आंखों की पुतलियां घबराहट से बाहर आने लगी थी। ये क्या? मैंने तो खुद उस डायन को मेरे घर में पनाह दे दी। नकुल सब कुछ छोड़कर अपने घर की ओर दौड़ता है। डायना वहाँ सौम्या के बच्चा पैदा कर रही थी और बच्चे के पैदा होते ही कमरे में हंसने रोने की उनकी आवाजें गूंजती हैं, जिससे सौम्या खुशी से आंखें खोलकर सामने देखती है तो एक भयानक डायन के हाथ में उसका बेटा था। यह देख सौम्या चीखती है। आखिर आ ही गया तू इस दुनिया में, मेरे जादुई चिराग। नहीं, मेरा बेटा, मुझे दे दे डायन। और कितने घर खाएगी अब तू? ऐसी क्या भूख है तेरी जो मिटती नहीं है? भूख तो मैं तेरे पति को खाकर भी मिटा लूंगी नागिन, मगर मुझे तो चाहिए जवानी। डायन सौम्या की तड़प देखकर मुस्कुराती है और अपनी लार से भीगी चिपचिपी जीभ निकालकर उस बच्चे को चाटती है। और तभी नकुल पीछे से आकर डायन की चोटी जोर से खींचकर उसे अपनी ओर घुमाता है। नकुल के ठीक सामने उसका भयानक चेहरा था। वह एक बार लड़खड़ा भी जाता है, मगर नकुल का नन्हा नाग डायन की गोद में था। ये देख उसे जोश आता है और वह डायन की चोटी को खींचकर दूर फेंकता है और बेटे को गोदी में लेता है। डायन हंसते हंसते खिड़की के नीचे कूद जाती है और अपने जानवर के ऊपर बैठकर घने जंगल में गायब हो जाती है। तभी सौम्या रोने लगती है और नकुल देखता है कि डायन ने उसके नन्हे नाग के दिल की धड़कनें बंद कर दी थी। सौम्या और नकुल यह देखकर वहीं बैठकर सिर पकड़कर रोते हैं। नकुल, तुम ही लाए थे ना उस डायन को इस घर में? ऐसा क्या दे रही थी वो तुम्हें? हाँ, बताओ मुझे। सौम्या होश में आओ। डायन जंगल में जाकर अपने जानवर को लेती है और उस पर बैठकर गुनगुनाते हुए अंधेरे में समा जाती है। सो जा मुन्ना, सो जा वरना डायन काट खाएगी। 25 साल बाद एक एकेडमी में डायनों पर रिसर्च पर पढ़ाई की जा रही थी। तभी वहाँ सारे बच्चे नकुल, सौम्या और डायना की कहानी सुनकर हंसने लगे। और फिर डायना और नाग नागिन को दोबारा कभी नहीं देखा गया। नव्या, अब देखना, नाग के बाद तो सर की कहानी में आगे चलकर इच्छाधारी चूहा और इच्छाधारी मोरनी भी आएंगे। साइलेंस, एकदम साइलेंस।
इसमें हंसने की क्या बात है? तभी सामने बैठी स्टूडेंट में से एक लड़की हाथ उठाती है। यस नव्या, बोलो। सर मेरा एक सवाल है। वेरी गुड, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो सवाल पूछते हैं। सर ये जो डायना थी, क्या इसका नाम डायना साबुन पर रखा गया था जिसका विज्ञापन कटरीना देती थी? आह, महकती साबुन डायना साबुन, जो भी मुझे लगाए डायन बन जाए। नव्या की बातें सुनते ही सब हंसने लगते हैं। हाँ सर, और क्या वो डायन भी नहाती नहीं थी एकदम राजीव की तरह? चुप करो तुम दोनों, सरी अपनी बातों के बीच में मुझे लेकर आ रही है, डायन कहीं की। करण सबकी बातें सुनकर जोर से चिल्लाता है। शट अप, आई सेड शट अप। तुम लोगों को हंसी आ रही है ना? इस बार तुम्हारा प्रोजेक्ट तो खत्म, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। ये कहकर करण गुस्से से वहाँ से जाने लगता है और सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसे तो हम लोग फेल हो जाएंगे। हाँ यार, ले सुमन, तेरी वजह से ये सब हुआ है। तुझे ही करनी थी ना डायन पर रिसर्च, पर नहीं, मैडम को चाहिए थी ना डायन। अच्छा भला मैंने कहा था गली के कुत्तों पर रिसर्च करते और 2 कुत्ते पकड़कर यहाँ ले आते हैं और बलि देकर उनके खून से जवान हो जाते हैं। ये सुनते ही सब सुमन को घूर कर देखते हैं। क्या ऐसे भी तो करती होगी ना डायने अपने शिकारों के साथ, है ना नव्या? पर नव्या का ध्यान तो बस प्रोजेक्ट बचाने पर था। करण सर रुकिए ना, हम तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, वी आर सॉरी ना सर। पर करण उनकी एक ना सुनता और अंदर जाकर अपना कमरा बंद करने लगता है। तभी नव्या जैसे ही करण के पास जाकर कुछ कहना चाहती है, वह उससे इतने गुस्से से घूरता है कि बेचारी तो अपनी बात भूलकर ही लौट जाती है। गाइस, फेल हो जाएंगे नहीं, हम ऑलरेडी फेल हैं, हम सब भी पागल हैं। करण सर जो खुद डायन पर इतनी रिसर्च करके बैठे हैं, हमने उनकी बातों का मजाक बनाया। अब तो बस एक ही रास्ता है। हाँ, तू भी वही सोच रही है ना जो मैं सोच रही हूँ। नव्या और सुमन एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। चलो सब पनिहार चलते हैं और जाकर खुद देखते हैं आखिर क्या थी सौम्या और नकुल की कहानी। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखकर हाँ करते हैं और निकल पड़ते हैं डायन की कहानी की तलाश में, या शायद डायना की। अगले दिन तीनों दोस्त अपने बैग्स पैक कर कर पहुंचते हैं पनिहार गांव के ठीक बाहर। गाइस, आर यू श्योर हमें ये करना चाहिए? सही तो मुझे भी नहीं लग रहा। अगर मैं फेल हुई तो मेरे डैड मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करा देंगे, जिसकी एक आंख लेफ्ट को देखती है और एक आंख राइट को, तो मुझे तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। और सुमन नव्या को राजीव को गांव की जमीन पर धकेल कर अंदर की ओर फेंकती है, जिससे नव्या जमीन पर जैसे ही हाथ रखती है उसकी धड़कनें ऊपर नीचे हो जाती हैं और टाइम स्लो महसूस होने लगता है। नव्या जमीन पर कान लगाकर सुनती है तो उसे लगता है मानो नीचे किसी का दिल धड़क रहा हो। नव्या आंख बंद करके उसे सुन रही थी, तभी उसे कुछ नजर आता है। यह देख नव्या घबराकर आंख खोल लेती है और खड़ी होती है। गाइस, यहाँ कुछ तो अजीब है। चलना यार नव्या, अब तो आते ही हमें डरा मत। वहां सबसे गांव के अंदर जाने लगते हैं। जमीन के नीचे एक दिल धड़क रहा था, तभी अचानक उसका हाथ आता है और वह दिल को मुट्ठी में भींच लेता है। मत धड़क, मत धड़क। नव्या जैसे जैसे चल रही थी वह अब भी ऐसा ही महसूस कर रही थी जैसे वह किसी के शरीर पर चल रही हो। कुछ देर बाद जाकर तीनों एक बड़े घर के सामने रुकते हैं। मैं जाकर यहाँ रुकने की जगह के बारे में पता करके आता हूँ, तुम दोनों यहीं रुकना। नव्या की नजर उस घर के पीछे की ओर थोड़ी जंगल जैसी जगह थी जिसमें एक रास्ता जाता था। इस जगह क्या है? मैडम वहाँ मत जाना, कहते हैं कि वो जगह शापित है, उस ओर किसी का आना जाना नहीं है। चलिए अंदर आइए। और नव्या और सुमन घर के अंदर चले जाते हैं। राजीव और दोनों लड़कियां अपना अपना कमरा पकड़ लेती हैं। इत्तेफाकन नव्या के कमरे की खिड़की उस घर की ओर ही। नव्या जाकर देखती है कि वह पूरे गांव में सबसे अलग और सबसे दूर बना है, जो उसे कुछ अजीब लगता है। न जाने बेचारा कौन उदास इंसान इसमें रहा होगा। रात का समय होता है। तीनों दोस्त बातें कर रहे थे। तो दोस्तों, आज का दिन तो हमारा थकान में निकल गया है, मगर कल से हम उठते ही हमारी सुबह हमारी डायना के साथ ही शुरू करनी होगी। राजीव ये सुनकर सुमन को घूर कर देखता है। तभी सुमन बैग से डायना साबुन निकालकर उन्हें दिखाती है और हंसती है। अरे यार, मजाक करने से टेंशन कम होती है। दोनों बात कर रहे थे, मगर नव्या तो बस खिड़की के बाहर ही देख रही थी। उस रात को चांद की चांदनी ने पूरे जंगल में रोशनी की हुई थी। सुमन और राजीव सो चुके थे, मगर नव्या अभी भी खिड़की पर बैठकर टक टक उस घर को निहार रही थी। उसके अंदर से एक छोटे लैंप की रोशनी आ रही थी, जो बार बार जल रहा था, बुझ रहा था। अचानक उस घर का दरवाजा खुलता है, जो पूरे जंगल में गूंज जाता है। तो उसके अंदर से एक काली परछाई अचानक फुर करके वहाँ से इतनी तेजी से निकलती है कि नव्या तो उसे देख भी नहीं पाती। हाँ, ये क्या था दोस्तों? नव्या देखती है कि वह तो एकदम अकेली है। मुझे जाना होगा, चल नव्या।
उस शापित घर का राज पता किया जाए। और नव्या आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर चली जाती है। तभी वह देखती है कि एक काली चादर से लिपटा साया उसके ठीक आगे चल रहा था। चांदनी रात में वह साया एक जिंदा भूत से कम नहीं लग रहा था। नव्या के पांव ये देखकर कांपने लगते हैं, मगर फिर भी वह कहानी की तलाश में उसका पीछा करती है और वह साया चलता हुआ रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। नव्या अपनी सांसों की आहट को भी रोककर तुरंत घनी झाड़ियों से खुद को छिपा लेती है और देखती है कि उस लड़के का साया सामने की गहरी काली चमकती नदी के अंदर जाने लगता है। आखिर ये कौन है? कहीं ये कोई भूत तो नहीं? मुझे अब डर लग रहा है। और तभी अचानक नव्या को ऐसा लगता है जैसे पीछे से उसे कोई सूंघ रहा हो। नव्या एकदम घबराई हुई आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखती है तो उसे ठीक पीछे वही जानवर रहता है जिसकी सवारी डायन किया करती थी। इतना भयानक जानवर नव्या ने पहले कभी नहीं देखा था। वह नव्या की ओर देखकर गुर्रा रहा था। तभी नव्या तुरंत झाड़ियों में झुक जाती है और तभी वह जानवर उछलकर नदी में खड़े उस लड़के पर जोरदार हमला करता है। और तभी वह लड़का तुरंत अपनी काली चादर फेंककर उस जानवर को उसमें लपेटकर जंगल की दूसरी ओर फेंक देता है। नव्या वह नजारा देखकर डर गई थी। चादर के नीचे उस अजीब से जानवर से भी डरावनी चीज थी। नदी में खड़े उस लड़के का आधा शरीर मानव का था और आधा नाग का। नव्या वहीं जमीन पर गिरी हुई डरते हुए सब देख रही थी। तभी वह नाग अपनी नाग की जीभ निकालकर नदी के पानी के ऊपर मारता है और उस नदी के पानी पर दे मारता है, जिससे वह पानी चांदी की तरह बहुत चमकने लगता है। एक नाग आज के जमाने में, इसका मतलब वह सभी कहानियाँ एकदम सही थी। करण सर हमें जो बताए थे कि डायन जानवर की सवारी करती है वह भी सच था, मगर ये नाग तो मर चुका था। या ये वह नहीं कोई और है? ओ माय गॉड, मैं कहाँ फंस गई। मैं तो फोन भी नहीं लाई यार, वरना रिकॉर्ड कर लेती। नव्या देखती है कि नदी के चमकीले पानी में वह नाग खड़ा होकर उस नदी के पानी से स्नान कर रहा था। अरे यार, एक बार ये नाग पलट जाए तो मैं देखूं ये कौन है। मुझसे अब नहीं रहा जा रहा। और नव्या खड़ी होकर नदी में डुबकी लगा रहे उस नाग के पास जाकर उसे छूने जैसी ही कोशिश करती है, उस शक्ति भरी नदी के पास बने सुरक्षा चक्र में नव्या का प्रवेश होते ही वह दूर जाकर गिरती है, बहुत दूर। नव्या की जोरदार चीख सुनकर नाग की दोनों बंद आंखें खुलती हैं, जो बहुत डरावनी थी, और वह अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ता है। मेरे जंगल में किसकी हिम्मत हुई आने की? नव्या दूर जाकर गिरने से बेहोश हो गई थी। नाग उछलकर नदी से बाहर आता है, जो एक बहुत भयानक और विशाल नाग था। नाग अपनी नाक से सूंघ रहा था। उसके ठीक बगल में झाड़ियों में नव्या बेहोश पड़ी थी। शायद आज 3 दोस्तों में से एक का चैप्टर तो खत्म होने ही वाला था। डायन और नाग की इस प्रेम कहानी में देखिए कैसे एक खून की प्यासी डायन की कहानी प्रेम कहानी में बदलती है, वो भी नाग से। नव्या झाड़ियों में बेहोश पड़ी थी और वह नाग नव्या की ओर बढ़ रहा था कि अचानक नव्या को खींचकर कोई वहाँ से ले जाता है। और तभी नाग झाड़ियों के अंदर देखने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। उजाला होने को था। नदी की चमक भी अब कम हो रही थी। ये देख नाग भी रेंग कर वहाँ से चला जाता है। नव्या देखती है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि सुमन ही थी। सुमन तू? हाँ, मैं नहीं तो और क्या। तू उस डायन को एक्सपेक्ट कर रही थी, और तू क्या यहाँ खतरों की खिलाड़ी बनने के लिए आई है? वो तो समय पर मैं आ गई, वरना पता नहीं किन किन जानवरों का शिकार बनती तू। और नव्या और सुमन वहाँ से अपने कमरे की ओर लौट पड़ती हैं। सुमन, तू तो बड़ी हिम्मती है, ऐसे ही रात में आ गई। वो मेरे पास डायन की शक्तियाँ है ना, इसलिए। नव्या सुमन की ओर डरते हुए देखती है और बिना कुछ बोले दोनों ही वापस लौट जाती हैं और फिर से शाम हो जाती है। सुमन और राजीव गांव में जाकर अपना काम करने लगते हैं, मगर नव्या की नजर तो अभी भी खिड़की से दिख रही उस जंगल के घर पर ही थी। अगर नाग है तो डायन भी जरूर होगी, तो क्यों ना मैं नाग के पास जाकर ही कहानी का पूरा हिस्सा जान लूं। नव्या हिम्मत कर चोरों की तरह जाने के बजाय सीधे ही दरवाजे से जाने का फैसला लेती है। नव्या दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, नव्या सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक उठती है। नव्या देखती है उसके हाथ पांव पर नाग की छाप थी, यानी नाग ने ही दरवाजा खोला था। जैसे ही रोशनी में उसका चेहरा नजर आता है, वह और कोई नहीं बल्कि नव्या का प्रोफेसर करण खुद था। सर, आप यहाँ? करण खुद नव्या को देखकर चौंक गया था। हाँ नव्या, मैं ही हूँ, आओ अंदर आओ। नव्या करण के घर के अंदर जाती है। वह करण के नाग के शरीर को देखकर थोड़ी सहमी सी थी। सर, ये सब? नव्या, मैंने जो कहानी सुनाई थी, असल में वो मेरी खुद की ही कहानी है। इसका मतलब उस डायन को आपकी बलि चाहिए थी सर? हाँ, और प्लीज यहाँ पर मुझे सर मत बुलाओ, बस करण ही बोलो। सर, ओके करण, तो मुझे आगे की कहानी बताइए ना। नव्या, तुम अभी लौट जाओ, हम इस बारे में कल बात करते हैं।
सुना है रात में वो डायन फिर शिकार पर निकलती है। और नव्या करण के घर से लौट जाती है, मगर अब वो जो देखने वाली थी इन सब से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। नव्या बड़बड़ाते हुए कमरे का दरवाजा खोल रही थी। यार सुमन, तुझे पता है वो नाग और कोई नहीं प्रोफेसर करण है। और नव्या बड़बड़ाते हुए जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोलती है, सामने खड़ी सुमन के हाथ में राजीव की कटी मुंडी थी और उससे टपक रहा खून सुमन के पूरे चेहरे पर बिखरा हुआ था। सुमन राजीव की मुंडी का खून अपने चेहरे पर खाली कर रही थी। तभी नव्या की चीख निकल जाती है। आ! सुमन, ये सब क्या है? यार मजा ही आ गया इसका खून पीकर तो। बहुत ही बकबक कर रहा था पूरे दिन से। मैंने समझाया भी था ज्यादा मत बोल वरना वो डायन तुझे ही खा जाएगी, मगर वो है कि मान ही नहीं रहा था। और सुमन खून से सने हाथ, चेहरे और दांतों को दिखाते हुई नव्या की ओर बढ़ती है। नव्या डरती हुई पीछे की ओर बढ़ रही थी। अचानक दीवार आने से वह लड़खड़ाकर गिर जाती है और आंख बंद कर लेती है। तभी सुमन उसके पास आती है। सुमन का रूप बहुत अजीब और डरावना हो चुका था। आंखें काली, शरीर झुर्रियों वाला, मानो कितने दिन से सुमन को जमीन के अंदर गाड़ा हुआ हो। सुमन नव्या के पास आकर उसके चेहरे से हाथ हटाकर उसका चेहरा चाटती है। तभी नव्या हंसने लग जाती है। बस कर यार, अब गुदगुदी हो रही है। सुमन नव्या को उठाती है और दोनों मिलकर खूब हंसती हैं। मैंने कैसा काम किया मलिका? शाबाश सुमन, तुम अब बड़ी हो गई हो, मगर इस बेचारे को मारने की क्या जरूरत थी? तभी सुमन नव्या के पाँव में गिर जाती है। मलिका, अब आगे क्या करना है? वो प्रोफेसर ही अगर नाग है तो अभी उसकी बलि दे देते हैं। नहीं सुमन, वह रात में उस नदी में कोई तो प्रथा पूरी कर रहा है। पहले मुझे उसके बारे में और जानना होगा और इसीलिए मेरे पास एक प्लान है। तभी सुमन ऊपर उठकर देखती है तो नव्या अपने असली डायन रूप में आ चुकी थी। कहानी सुनेगी तू? उस दिन आखिर हुआ क्या था? हाँ मलिका, मुझे सुननी है कहानी। डायन जब सौम्या और नकुल के बच्चे की जान लेकर चली गई थी, तब सदमे में सौम्या की भी जान निकल गई थी। आसपास के नाग और नागिन सभी आकर अगले दिन नकुल और सौम्या के छोटे नाग को कब्रिस्तान में जाकर दफना देते हैं। मगर नकुल ने बेटे के साथ साथ अपनी सौम्या को भी हमेशा के लिए खो दिया था। रात का समय था जब छोटे करण को दफनाकर वहां से चले गए और तब वहां आती है वही डायन अपने जानवर पर सवार। डायन के जंगल में आते ही आसमान एकदम काला और पत्ते मुरझा जाते थे। डायन ने आकर करण की कब्र खोदी और उसमें से उसे बाहर निकालकर उसकी छाती पर थूककर उसे जिंदा कर देती है। और जैसे ही उसकी बलि देने वाली होती है, तभी नकुल पीछे से आकर डायन की चोटी काट देता है। ले डायन, अब तू मर। डायनों की शक्ति उनकी लहराती नागिन सी चोटी में होती है। जैसे ही उसकी चोटी कटती है, वह जोर से तड़प उठती है और वह अपने पैने नाखून पलटकर नकुल की छाती में घुसाकर उसको वहीं मार देती है। अब नाग जिंदा तो हो गया था, मगर वह डायन का ही शिकार था। इतनी चीखें सुनकर आसपास के लोग वहां आ जाते हैं, मगर डायन अपने जानवर पर बैठकर वहां से भाग जाती है। लोग आकर नन्हे नाग को उठाकर नकुल को वहीं दफना देते हैं और नाग को शहर भेज देते हैं। उधर डायना अपने डायन भवन में पहुंचती है, जहां उसकी 4 साल की बेटी नव्या भी थी। नव्या अपनी माँ को ऐसा तड़पता देखकर रोने लगती है। चोटी कटने से डायन का शरीर कंकाल जैसा हो उठता है। बेटी, अब मैं तुझे मेरा उत्तराधिकारी घोषित कर रही हूँ। नहीं माँ, ये सब क्या हो गया? और डायन मंत्र जाप कर नव्या को पूर्ण डायन में बदलकर बिस्तर पकड़ लेती है। उसका यौवन पूरी तरह ढल चुका था। वह कांपती आवाज में कहती है, अब तुझे ही मेरे लिए शिकार करना होगा। वो महाबली ही बनेगी तेरी माँ का जीवन। आज से तू है डायनों की मलिका। और तभी वहाँ एक दूसरी छोटी लड़की भी आती है, जो कि सुमन थी। सुमन, ये तेरी मलिका है आज से। और तब से सुमन और नव्या मिलकर उस शिकार का इंतजार कर रहे थे। न जाने कितने सालों तक भटकती थी नव्या जंगल में उसी जानवर पर बैठ। नाग की तलाश में भटकती नव्या कहाँ जानती थी कि उसे उसी गांव में मिल जाएगा। नव्या की आंखों से खून टपक रहा था। सुमन भी रो रही थी। मालिका, रो मत, माई को हम ठीक कर देंगे।
रात में ही करण का दरवाजा खटखट होता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है देखता है कि सामने नव्या घायल हालत में खड़ी है। उसका पूरा शरीर नाखून के घाव से जख्मी है। नव्या की ऐसी हालत देखकर करण उसे तुरंत अंदर ले आता है। नव्या, ये सब आखिर हुआ कैसे? करण, वो सुमन है ना, वो डायन है। करण ये सुनते ही सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देता है। करण नव्या को गले लगाकर शांत करता है। तुम चिंता मत करो नव्या, यहाँ तुम महफूज हो, एकदम महफूज। नव्या करण के सीने से इतनी पास होकर ललचाई आंखों से उसके दिल की ओर देखकर अपने नाखूनों को बड़ा कर लेती है। नव्या उस पर हमला करती कि पहले करण बोल पड़ता है। बस पूर्णिमा की रात का इंतजार कर लो, फिर सब ठीक होगा। क्या उस दिन क्या है करण? कुछ नहीं, लाओ मैं तुम्हारे घाव साफ कर देता हूँ। और नव्या सच जानने को इतनी बेचैन हो जाती है कि वह करण को रुककर मारने का फैसला लेती है। करण नव्या के बाल बगल में कर उसका घाव साफ करता है। नव्या, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। मेरे पास भी एक चीज है, रुको दिखाता हूँ। और करण संदूक खोलकर उसमें से काले कपड़े में लिपटी हुई डायना की चोटी निकालता है, जो अभी भी नागिन जितनी काली थी। नव्या ये देखकर बेकाबू हो उठती है और उस चोटी पर झपटती है। नहीं नव्या, ये तुम जैसी प्यारी लड़की के लिए नहीं है। इस काली शक्ति का इस्तेमाल तो अब मैं नेक काम में करूँगा। नव्या समझ गई थी कि यह सब इतना आसान नहीं है और नव्या और करण एक ही घर में रहने लगे। दोनों साथ हंसती, घंटों बातें करती। सुमन भी नव्या के संदेश देकर पूछती है, काम हुआ मलिका? नहीं, अभी और वक्त लगेगा। दिन बीत रहे थे और उस दिन क्लास में आप मुझ पर कितना बिगड़ रहे थे। मैं तो डर ही गई थी यार। मगर करण, तुमने इस टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए क्यों कहा था? नव्या, मेरे जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। मैं आज हूँ, कल शायद वो डायन मुझे मार दे। यह सुनते ही नव्या करण के पास जाकर उसके होठों को अपने हाथों से ढक देती है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अगर हो भी जाएगा तो भी मैं आगे किसी और को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी कहानी और लोगों तक जाए, इसीलिए मैंने डायन पर रिसर्च करने को कहा। तुम हर बार पूछती थी ना कि आखिर पूर्णिमा वाली रात को क्या होगा। तभी करण नव्या को खिड़की के पास ले जाकर नदी का जल दिखाता है, जिस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। नव्या देखो, उस नदी में रोज रात मैं मेरी शक्तियाँ डालकर उसे पवित्र करता हूँ, और जब वो पूरी तरीके से पवित्र हो जाएगी तो उसका जल मैं पूरे गांव पर छिड़क दूंगा। इससे कोई भी डायन यहाँ कभी नहीं आएगी, और जो अंदर होगी वो मर जाएगी। और वो चोटी? उस काली शक्ति वाली चोटी को मैं जल में डुबोकर डायन के जानवर के खुर से जब स्पर्श कराऊंगा तो बनेगा उस डायन को मारने वाला हथियार, और फिर सब ठीक हो जाएगा। पर इससे तो तुम्हारी जान और शक्तियाँ सब चली जाएंगी। कोई गम नहीं नव्या, बस फिर कोई बच्चा अनाथ और कोई माँ बाप बेऔलाद नहीं होंगे। फिर कोई डायन का शिकार नहीं बनेगा। 7 घर तो क्या, डायन को तो 7 जन्म तक कोई शिकार नहीं करने दूंगा। ऐसा जिया भी तो क्या जिया जो खुद के लिए जिया। और तुम जानती हो वो रात आज ही है, शायद कल मैं तुम्हारे साथ ना रहूं। करण नव्या का चेहरा थामते हुए कहता है। ये सुनते ही नव्या करण के सीने से लग जाती है। इस बार उसकी आंखों में प्रेम भरे आंसू थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी करण। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं इतने दिन में तुमसे कब प्यार कर बैठी। मैं भी तुमसे प्रेम करने लगा हूँ नव्या, इसलिए जब ये सब हो तब तुम यहाँ से चली जाना। मैं क्यों? क्योंकि वो पवित्र जल गांव के हर डायन को जला देगा, और तुम भी। यह सुनते ही नव्या चौंक उठती है कि करण नव्या का सच जानता था। करण, ये तुम? हाँ नव्या, तुम्हें क्या लगा था मैं पहचानूंगा नहीं कि तुम एक डायन हो? तुम्हारा ठंडा शरीर, लंबे बाल, डायना की कटी चोटी देखकर बेचैन हो उठना। तो फिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? मैं इस इंतजार में था कि तुम ही मुझे मार डालो। मैं थक गया था इस जीवन से, पर तुम सबसे अलग हो नव्या। नव्या और करण रोते हुए गले मिलते हैं। तभी अचानक उस घर का दरवाजा खुलता है और सामने डायना डायन खड़ी थी, जो अपने पांव पर थी। सुमन ने अपना त्याग कर अपना खून डायना को पिलाकर उसे थोड़ी देर के लिए जीवित कर दिया था। डायना अपनी बेटी को नाग की बाहों में देखकर हंसती है। शाबाश, चाल चलना तो कोई तुझसे सीखे मेरी बेटी। यह सुनते ही करण हैरान होता है। डायना और नव्या दोनों अपने भयंकर रूप में आ चुकी थी। तभी नव्या करण को खिड़की से धक्का देती है और फिर करण नदी की ओर भागता है। चल माँ, शिकार पर चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपने अपने जानवर पर बैठकर करण के पीछे भागती हैं। नाग और डायन की ये लड़ाई देखने लायक थी। करण अपनी सारी शक्तियाँ जगाकर नदी के पानी में कूद जाता है और तभी नव्या अपने जानवर के साथ उसी नदी में कूद जाती है। नव्या के कूदते ही उसका शरीर बहुत तेज जल उठता है। करण ने उस नदी के जल को पवित्र कर दिया था। नहीं, मेरी नव्या, तुम इन जैसी नहीं हो।
जैसे ही करण नव्या को बचाने बाहर आता है, डायना आकर पीछे से करण पर हमला कर देती है। इस बार कमजोर पड़ चुके करण का बचना नामुमकिन था और अचानक डायना की पीठ में जानवर का पैना नाखून चुभता है, जो कि नव्या ने ही चुभाया था। बेटी, ये तूने। बस कर माँ, अब तू सो जा हमेशा के लिए। बहुत दुख पाया है तूने और बहुत दुख दिया है, सो जा माँ। और डायना वहीं धू कर चल उठती है। करण देखता है कि नव्या के हाथ में डायना की चोटी थी। वह नव्या की सारी चाल समझ जाता है कि कैसे उसने करण को अपनी माँ से बचाने के लिए खिड़की से फेंका और फिर खुद जानवर के साथ चोटी पकड़कर नदी में कूद गई। नव्या जमीन पर लड़खड़ाकर गिर जाती है। तभी करण उसे थामता है। करण भी अपनी नाक की शक्तियों को खो चुका था। दोनों एक दूसरे का चेहरा सहलाते हैं। आंखों में प्यार के आंसू थे और फिर एक तेज रोशनी आती है, जिससे नव्या और करण डायन और नाग रूप त्याग कर मानव रूप में बदल जाते हैं। हमारा पुनर्जन्म हुआ है नव्या। दोनों खुश होकर गले लगते हैं और पूरे गांव को उस पवित्र जल से सुरक्षित कर देते हैं। अब डायनों का कहर न करण पर था, न ही पनिहार गांव पर। दोनों अपना जीवन खुशी से उसी खंडर वाले घर में बिताते हैं। ऐसी ही अलग और दिलचस्प कहानी के लिए देखते रहिए SSD एनिमेशन हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डायनों के बारे में कहा जाता है कि अपने से लगे 7 घरों को तो डायन भी खाने से छोड़ देती है, पर डायन तो फिर भी अपने नियम कायदों पर चल लेती है। मगर इंसान, वो तो किसी भी नियम और कानून को नहीं मानते और दिनों दिन हैवान में बदल रहे हैं। मगर इस कहानी की डायन की कहानी उन सभी से एकदम अलग है। कहते हैं कि हर गांव में एक डायन जरूर होती है, जो आधी रात को पूरे गांव के सोने के बाद निकलती है अपने शिकार पर। पनिहार गांव में भी एक डायन थी, जो दिन में तो आम औरतों के रूप में होती थी, मगर रात होने पर अपने पालतू जानवर की सवारी कर गांव में चक्कर लगाती थी। डायन का पालतू जानवर उस डायन के कद से आधा होता है, जिस कारण जब वह रात को उस पर बैठकर निकलती थी तो उसकी टांगे जमीन से घिसटती थी। एक दिन गांव की दाइयां आपस में बात कर रही थी। गांव में इस बार 7 घर में बच्चे होने वाले हैं। हाँ, एक साथ इतने सारे बच्चों का शिकार करने का क्या डायन आएगी? नहीं नहीं, मुझे लगता है अभी डायन भूखी नहीं है। और फिर उन नए जन्मे बच्चों ने डायन का क्या बिगाड़ा है जो वह शिकार करेगी? तीनों दाइयां अपने अपने काम को निकल गई। उस दिन एक घर में बच्चा होने वाला था। बहन जी, आज की रात आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो डायन अपने जानवर के साथ उसके दरवाजे पर आती है और दरवाजा खटखटाती है, और अगर उसको अंदर आने दिया जाता है तो वह माँ के पास सो रहे बच्चे की धड़कनें बंद करके वापस चली जाती है। माई, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? आप कुछ भी मत करना, बस जब डायन दरवाजा खटखटाए तो जोर से कहना, आज इस घर में जन्म नहीं मौत हुई है। ऐसा कहने से वो चली जाएगी क्या? हाँ बहन जी, मैंने सुना है कि डायन उन घरों में नहीं जाती जहाँ मातम होता है, बल्कि वह खुद अपना मातम बनाती है। उसे पसंद आता है जब उसके सामने आप जैसी माएं अपने मरे हुए बच्चों का चेहरा देखकर रोती हैं। बात करते करते रात का समय हो जाता है और फिर अचानक उस औरत के पेट में दर्द उठ जाता है और उसके बच्चा पैदा हो जाता है, जो कि एक लड़का था। दाई उस बच्चे को साफ करके माँ के बगल में सुला देती है और दाई वहाँ से जाने लगती है। तभी वह औरत उसे रोकती है। माई, आज हमारे घर में खुशियाँ आई हैं, ये लो तुम्हारी बख्शीश। और वह दाई के हाथ में कुछ पैसे थमा देती है। तभी दाई मुन्ने का चेहरा देख मुस्कुराती है। बहन जी, और ध्यान रखना, अगर डायन आ भी जाए और कहे कि मुझे बच्चे का चेहरा दिखा दो तो तुम उसे अपनी छाती से लगाकर करवट मोड़कर सो जाना, मगर भूल कर भी उसे चेहरा मत देखने देना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन माई, आखिर तुम्हें इतना सब कैसे पता है? ये सुनकर दाई मुस्कुरा देती है। तभी औरत की नजर अपने मुन्ने पर जाती है और वह देखती है कि उसमें कोई भी हलचल नहीं है, ना ही बच्चे की धड़कनें चल रही थी। औरत घबराई हुई सामने देखती है तो सामने कोई दाई नहीं बल्कि एक भयानक डायन थी, जिसके सिर के लंबे बाल सफेद थे, चेहरा हजारों झुर्रियों से भरा था, दांत काले हरे अजीब से रंग के थे, नाक आंख सब भयानक था उस डायन का। मुन्ने की माँ देखती है कि डायन की नजर एक टक बस मुन्ने की ओर थी। वह बेचारी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही डायन उसके बच्चे की जान खा चुकी थी। कहा था ना, डायन अपना मातम खुद पैदा करती है। मुन्ना रो तो नहीं रहा
तुम डायन हो? मेरा मरना क्यों किया तुमने ऐसा? बहन जी, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई। डायन भेष बदल कर आती है और फिर औरतों के बच्चे अपने साथ ले जाती है। डायन पलट कर जाने लगती है। सदमे से मुन्ने की माँ भी अपने प्राण त्याग देती है। डायन बाहर आती है और अंधेरी गली में खड़े अपने जानवर पर बैठकर अगले शिकार की ओर निकल जाती है। कुछ दिनों में गांव में 5 बच्चों की मौत और हुई। एकदम से ऐसे ही डायन की नजर पड़ने से गांव के बहुत से घरों में मौत का नजारा था। रात भर रोने की आवाजें आती थी, जिससे डायन रात के अंधेरे में सुनती थी और उसे मजा आता था। डायन कब्रिस्तान में जाती है और वहां मरे हुए बच्चों की कब्र को खोदने लगती है। जैसे जैसे कब्र के भीतर से मरा हुआ बच्चा निकल रहा था, डायन उसकी छाती पर थूकती है और डायन के थूकने से उन बच्चों के शरीर में हलचल होने लगती है। मगर अब वो बच्चे कोई आम बच्चे नहीं थे। डायन ने उन सभी बच्चों में अपनी काली शक्तियां फूंक कर उनको पिशाच में बदल दिया था। कुछ दिन पहले पैदा हुए बच्चे भी शैतान की तरह कब्रिस्तान में इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ मौत का तांडव होता नजर आ रहा था। अचानक डायन खड़ी होती है और काले आसमान की ओर देखती है। आसमान में उसे शेषनाग का फन नजर आता है। डायन ये देख मुस्कुराती है। मैं अब समझ गई हूँ। और डायन एकदम से अपने पास रखी काली गुड़िया को मुट्ठी में उठाकर तोड़ देती है। जैसे ही गुड़िया की मुंडी टूटती है, सारे पिशाच बच्चे वहीं जमीन पर फिर से मृत होकर गिर जाते हैं और डायन हंसते हुए खड़ी होती है। जिसका मुझे इंतजार था, आखिर वो अब जन्म लेने वाला है। डायन अपने डरावने घर में वापस जाती है और आईने में खुद को देखती है। कितनी सुंदर थी मैं, मगर ये बुढ़ापा मुझे कमजोर बना रहा है। इसकी वजह से अब कोई मर्द मेरा शिकार नहीं बनता है, मगर मुझे कुछ तो करना ही होगा। और डायन अपने झोले में से एक बच्चा निकालती है, जिसको उसने कब्रिस्तान में जिंदा किया था, और पर्दे के पीछे जाकर उसकी बलि देती है। बलि देने पर जो खून निकलता है, डायन उस खून को अपने पूरे शरीर पर मलती है और फिर से आईने के सामने आकर खड़ी होती है। मगर इस बार वह कोई बदसूरत बुढ़िया नहीं, बल्कि जवान सुंदर औरत बन चुकी थी। वह अपना रूप आईने में निहारती है। बस इस वाली महाबली के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए ऐसी हो जाऊंगी। तभी पर्दे के पीछे से आवाज आती है। माँ, कहाँ जा रही हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, अभी नहीं। डायन बहुत सुंदर सी तैयार होकर अपने जानवर पर बैठकर रात में निकल पड़ती है अपने अगले शिकार को, और गांव के बाहर वाले जंगल की ओर जाने लगती है, जहां वह अपना जानवर छोड़कर खुद उछलकर पेड़ पर लटक जाती है और मीठा गाना गुनगुनाने लगती है। वहां से एक गाड़ी गुजरती है, जिसमें सुंदर नाग नकुल बैठा था, जो अपने मानव रूप में था। अचानक से डायन एक नुकीले पत्थर को नीचे डालकर उसकी गाड़ी खराब और बस गुनगुनाती रहती है। नकुल बाहर आता है और डायन की मधुर आवाज सुनकर रुक जाता है। अरे, इतनी मीठी आवाज, वो भी इस घने जंगल से। क्या यहाँ कोई है? और तभी नकुल पेड़ पर देखता है तो पेड़ के पत्तों के बीच में डायन खुद को छिपाकर बैठी हुई थी। बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ रहना ठीक नहीं है। डायन ये सुन रोने का नाटक करती है। मैं रास्ता भटक गई थी और फिर कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़ गए थे, तो मैं यहाँ आकर छिप गई, मगर अब मुझे नीचे नहीं उतरना आ रहा। ये सुनकर नकुल को हंसी आ जाती है और नकुल डायन को कूदने के लिए कहता है। डायन ऐसा ही करती है और नकुल नीचे खड़ा होकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। नकुल उसका चेहरा देखता है और बस देखता ही रह जाता है। नकुल, जो कुछ सेकंड पहले उसे बहन कहकर बुला रहा था, वह डायन के रूप में एकदम फंस गया था। नकुल जहाँ डायन को बहन जी कहकर संबोधित कर रहा था, वहीं वह तो एकदम उसका दीवाना हो उठा था। क्या नाम है तुम्हारा रूप की मल्लिका? डायन मुस्कुराई और इटलाकर बोली, डायना। डायना नाम सुनते ही नकुल हंस देता है। इतनी रूप की सुंदरी और नाम तुम्हारा डायना? तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है और डायना डर कर नकुल के सीने से लिपट जाती है। मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। नकुल अपनी नाक की शक्तियों को आंख से आसमान पर फेंकता है, जिससे बिजली कड़कना रुक जाती है। डायना ये देखकर बड़ी खुश होती है। तभी अचानक उसकी नजर खुद के हाथ की एक उंगली पर पड़ती है और वह देखती है कि वहाँ झुर्रियां आई हुई थी। यह देख डायना सहम गई और तुरंत अपने हाथ को दुपट्टे में डाल लिया। वो मुझे अब चलना चाहिए,
मगर मेरा घोड़ा न जाने डर कर कहाँ भाग गया। अब मैं वापस कैसे जाऊं? तो मत जाइए ना, मेरा घर यहाँ पास में ही है, आप वहाँ चल सकती हैं। डायन नकुल के इस न्योते का तो इंतजार कर रही थी। ठीक है, मगर मैं बस आज रात ही रुकूंगी। नकुल डायना को लेकर एक बड़ी गुफा के बाहर खड़ा होता है और पास के पत्थर पर शक्तियां फेंकता है, जिससे गुफा खुल जाती है और वह डायन को लेकर अपने सुंदर से घर में आता है। कौन हो तुम? क्या कोई जादूगर हो? नहीं, मैं हूँ नाग नकुल। गांव के लोगों को हमसे डर ना लगे, इसलिए उनसे दूर आकर यहाँ रहता हूँ। नाग? मैं तो पहली बार कोई नाग देख रही हूँ। क्या मुझे डरना चाहिए? मेरी आंखों में लोगों के लिए ये प्रेम देखकर तुम्हें नहीं लगता कि नागों से अधिक अच्छा कोई हो सकता है? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक गर्भवती नागिन सौम्या बाहर आती है। सौम्या नकुल की पत्नी थी। नकुल, ये कौन है? ये मेरी दोस्त है डायना। बेचारी रास्ता भटक गई थी तो मैं इसे यहाँ ले आया। आज रात ही यहीं रुकेगी जान। सौम्या डायन को देखकर मुस्कुराती है और नकुल सौम्या का माथा चूमकर उसके पास खड़ा हो जाता है। डायना तो टेढ़ी आंखों से बस सौम्या की कोख को घूर रही थी। आपका लड़का हमेशा स्वस्थ रहे। आपको कैसे पता कि अंदर लड़का ही है? लड़की भी तो हो सकती है। लड़का हो या लड़की, हमें फर्क नहीं पड़ता। तभी डायना आकर सौम्या की कोख पर हाथ फेरने लगती है। वो मेरी दादी दाइमा थी गांव में, इसलिए मैं औरत की चाल से पहचान जाती हूँ कि घर में क्या पल रहा है, लड़का या लड़की। और डायना अचानक से हाथ जोर से रखती है, जिससे सौम्या को दर्द होता है और वह चीखती है, जिससे नकुल सौम्या को कमरे में सुला देता है। नकुल, किसी भी पल बच्चा हो सकता है। हमें हमारी औलाद को डायन के बुरे साये से बचाना होगा। हाँ जान, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। और नकुल सौम्या को सुलाकर जब अपने कमरे में खड़ा होता है तो डायना नकुल के सामने बहुत मदहोश होकर खड़ी थी। डायना का दुपट्टा हवा से बार बार उड़ रहा था और वह अपना हाथ नकुल की ओर बढ़ाकर मुस्कुराती है। नकुल, बस आज रात के लिए मेरी करीब आओ। नकुल डायना की ऐसी मदहोश करने वाली आवाज सुनकर खुद पर काबू नहीं कर पाता और जाकर डायना से लिपट जाता है। ओ नकुल, तुम कितने अच्छे हो, कितने सुंदर हो। तुम्हारा बच्चा भी कितना सुंदर होगा। ये सुनते ही नकुल को सौम्या का ख्याल आता है और वह डायना से दूर हट जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता डायना। मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ। डायना पर जादू का प्रभाव कम हो रहा था और वह फिर से बूढ़ी होने लगी थी। अचानक नकुल की नजर डायना के बूढ़े हाथों की ओर पड़ती है और वह उसकी ओर इशारा करता है। डायना, ये तुम्हारे हाथों को क्या हो रहा है? तभी डायना अपनी मुट्ठी भींचती है और सौम्या की जोरदार चीख निकलती है। नकुल, नकुल, बहुत दर्द हो रहा है। डायना और नकुल सौम्या के पास जाते हैं। डायना सौम्या की भारी कोख देखकर बड़ी खुश हो रही थी। मैं जानती हूँ, आम इंसानों के बच्चों की बलि देने से मैं बस कुछ घंटों के लिए जवान हो सकती हूँ, मगर इस वक्त ये महान नाग नागिन का बेटा इस दुनिया में आ जाए तो इसे खून से नहाकर मैं हमेशा के लिए ताकतवर और सुंदर बन जाऊंगी। नकुल, मैं ये सब करना जानती हूँ। तुम बाहर जाकर दर्द कम करने वाली जड़ी बूटी लेकर आओ। नकुल तुरंत बाहर जाता है और जंगल की ओर निकलता है। उधर डायना धीरे धीरे अपनी जवानी खोने लगती है। सौम्या बेहोशी की हालत में ही बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक नन्हा नाग था। नकुल जैसे ही जड़ी बूटी लेने लगता है, उसे अंधेरे में डायन का पालतू जानवर पेड़ से बंधा नजर आता है और यह देख वो घबरा जाता है। इसका मतलब डायन आसपास ही है। मैं तुझे संग ले जाऊंगी। नकुल सारी चीजें सोचता है और तब नकुल को डायन ध्यान आती है। वह डायना की सारी बातें मन में दोहराता है, कैसे उसने डायना की झुर्री भरे हाथ और नकली रूप को एक साथ देखा था। इस घने जंगल में कोई हसीन लड़की इतनी रात को आखिर कहाँ से आएगी? इसका मतलब कि डायना ही डायन है। नहीं। अब नकुल का गला डर से सूख रहा था। आंखों की पुतलियां घबराहट से बाहर आने लगी थी। ये क्या? मैंने तो खुद ही उस डायन को मेरे घर में पनाह दे दी। नकुल सब कुछ छोड़कर अपने घर की ओर दौड़ता है। डायना वहाँ सौम्या के बच्चा पैदा कर रही थी और बच्चे के पैदा होते ही कमरे में हंसने रोने की उनकी आवाजें गूंजती हैं, जिससे सौम्या खुशी से आंखें खोलकर सामने देखती है तो एक भयानक डायन के हाथ में उसका बेटा था। यह देख सौम्या चीखती है।